नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कोरोना संकट से उत्पन्न गरीबी और असमानता इनइक्वालिटी और पॉवर्टी और उसका कोरोना से संबंध और विभिन्न सामाजिक आयामों का अध्ययन करेंगे। हम उस न्यूज़ को समझने का प्रयास करेंगे जो इस समय भारत में चल रही है और उसके इम्पैक्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे और मोदी गवर्नमेंट के एफर्ट्स को भी देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना के कारण गरीबी भारत में लगातार बढ़ रही है और विभिन्न स्रोतों से कहा गया है लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर दोस्तों ये है कि अगर 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे तो परचेसिंग पावर पैरिटी का क्या होगा, डिमांड का क्या होगा, मार्केट में डिमांड कैसे आएगी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं डिमांड गिरने वाली है। डिमांड को यूं समझिए, जैसे अगर आपके पास गरीबी होगी तो आप क्या करेंगे, खाने के कंजम्पशन को कम कर देंगे, दूध लेना कम कर देंगे, फ्रूट्स लेना कम कर देंगे, वेजिटेबल्स लेना कम कर देंगे, कपड़े खरीदना कम कर देंगे। यही सब डिमांड है। आप अपने खर्चों को लिमिटेड करते हैं तो आप डिमांड को कम करते हैं। तो हम जब डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई साइड भी इफेक्ट हो जाएगा और एक बार यदि सप्लाई साइड इफेक्ट हो गया तो डिमांड और सप्लाई का चैन अगर गड़बड़ हो गया तो फिर से इकोनॉमी जो है वो विशियस साइकिल में चली जाएगी, दुष्चक्र में चली जाएगी, निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा। अब यहाँ ये समझना पड़ेगा कि अगर गरीबी लगातार बढ़ रही है तो गरीबी के सामाजिक आयाम क्या है, कौन लोग गरीबी में ज्यादा जा रहे हैं, कैसे उनका सशक्तिकरण किया जाए, उस संबंध में विभिन्न डेटास क्या है। जैसे अगर एक बात हम लोग समझने का प्रयास करें, विभिन्न स्रोतों से ये पता चला है, जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, विभिन्न बड़े नेताओं ने अपनी विभिन्न रैलियों में इन बातों को कहा है कि लगभग 50 से 55% इस देश में ओबीसी की आबादी है, अदर बैकवर्ड क्लास। और ओबीसी की आबादी में दोस्तों अगर हम लोग लोअर ओबीसी की बात करें, जो नया कैटेगराइजेशन है, नए लोअर ओबीसी की बात करें तो उसमें लगभग 30% लोग ऐसे होंगे, 30 से 40% पकड़ लीजिए, जो लोअर ओबीसी के कैटेगरी में होंगे। लोअर ओबीसी की स्थिति लगभग दलितों से थोड़ी ऊपर, दलित अर्थात एससी, जिन्हें महात्मा गांधी हरिजन कहा करते थे, तो दलितों से थोड़ी ऊपर होगी। दूसरी बात, विभिन्न स्रोतों से अगर हम जानने का प्रयास करें, विभिन्न बड़े नेताओं की रैलियों से जानने का प्रयास करें तो ये हमें पता चलेगा लगभग कम से कम, एक तो मतलब काउंटेड डाटा है, तो हम मान सकते हैं कि 22% SC ST की आबादी है। और अगर इस आबादी का मोटा मोटा हिसाब किताब लगाएं तो लगभग 70 से 75% SC ST OBC की आबादी निकलती है। अगर हम इसको एवरेज कर दें, एवरेज अर्थात SC के क्रीमी लेयर को निकाल दें, OBC के क्रीमी लेयर को निकाल दें, अर्थात संपन्न वर्ग को निकाल दें, संपन्न वर्ग को हम लोग बाहर कर दें, 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण है, 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण है, अर्थात हमारे वो भाई बंधु जो जनरल कैटेगरीज में आते हैं उनकी 10% आबादी को निकाल दें, वो भी 10% है। और उन 10% जो लोग हैं उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं भारत सरकार के अनुसार। उस डाटा को भी अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 75 + 10 85। इसका मतलब है कि भारत में एक मोटा मोटा अगर हिसाब किताब निकालें, जिसमें EWS हो, OBC है, SC है, ST है, जिसकी स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं होगी या जिसकी परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी, या जिसे कह दें वो गरीबी रेखा में तो नहीं होगा परंतु वो गरीब जरूर है। मैंने ये क्यों कहा, अभी मैं आपको इसको आगे समझाऊंगा। दोस्तों, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लगभग मोटा मोटा एक हिसाब अगर हम लोग निकाले एज एन एवरेज, तो ये निकल कर आता है कि लगभग बिना किसी हिचक के हम ये कह सकते हैं SC ST OBC और EWS अगर इनको मिला लिया जाए तो भारत में मतलब गरीब, पुअर या कम आय वर्ग या लो इनकम ग्रुप लगभग 65% है। दोस्तों, इस डाटा को कोई डिनाई नहीं कर सकता। 65% लोग लो इनकम ग्रुप में हैं और उसमें भी 30% लोग बहुत बुरी स्थिति में हैं, अर्थात वो लगभग पॉवर्टी की स्थिति में है,
गरीबी की स्थिति में है, 40% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये इसलिए आपको ये बात समझा रहा हूँ कि बिलो पॉवर्टी लाइन का जो ऑफिशियल क्राइटेरिया है 50 रुपया लगभग अगर आप कमाते हैं तो आप अबव पॉवर्टी लाइन है, मतलब 50 रुपया। अरे बताइए 50 रुपए में क्या होता है? 50 रुपए में कोई जीवन यापन होता है? 2 टाइम का आप प्रोटीन युक्त भोजन नहीं कर सकते दोस्तों। 2 टाइम आपको प्रोटीन युक्त भोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूट्रिशन मिनरल्स जो चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। फिर भी मैं मान लेता हूं कि 25 रुपया 50 रुपया अगर आपके पास है तो 50 रुपया ना होने वाली आबादी भी भारत। अब इस बात को समझिए कि ये जो लेबर क्राइसिस चल रहा है, ये जो इस समय इंडिया में लेबर क्राइसिस चल रहा है, लेबर भाग रहे हैं दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पंजाब या हमारे जो भी बड़े शहर हैं, सूरत, बेंगलुरु या फिर जो भी बड़े बड़े शहर हैं, अहमदाबाद, वहां से जो लेबर भाग रहे हैं तो इनका सामाजिक आयाम भी समझने की जरूरत है। क्योंकि भारत में सशक्तिकरण में एक सामाजिक एंगल है। एक बहुत बड़ा तबका गरीब होने जा रहा है, जिसमें हमारे ईडब्ल्यूएस भाई बंधु भी हैं, हमारे एससी, एसटी और एक बहुत बड़ी आबादी ओबीसी की भी है। एससी की आबादी जो लो इनकम ग्रुप में थी, इसके बाद वो बिलो पॉवर्टी लाइन में जा रहे हैं। ओबीसी की एक बड़ी आबादी गरीब होने जा रही है। और हम अपने देश में सामाजिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो बताइए कि कैसे वो रिप्रेजेंटेशन को ला पाएंगे, कैसे वो अपने जो राइट्स हैं उनका यूज कर पाएंगे? क्योंकि ये गरीबी अशिक्षा को ले आएगी। वो अपने बच्चे की पढ़ाई में कटौती करेंगे, वो अपने बच्चे को न्यूट्रिशन देने में कटौती करेंगे, वो अपने बच्चे के खाने पीने में कटौती करेंगे। ये कटौती कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड बनाएगी? भविष्य में जनसांख्यिकी लाभांश कैसे कन्वर्ट होगा? क्या इसके बाद गरीब माताएं अच्छा प्रोटीन ले पाएंगी? क्या हेल्दी बेबी प्रोड्यूस कर पाएंगी? इस सामाजिक आयाम को भी समझने की जरूरत है। हमें ये बात को देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति बन रही है भारत में। ये गरीबी इतनी बढ़ेगी, इसके बाद इनइक्वालिटीज बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी, समाज में असमानता आएगी। और जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि यदि समाज में असमानता बढ़ेगी तो अनरेस्ट बढ़ेगा। मार्क्स कहता है हिंसा भी हो सकती है। तो इस अनरेस्ट को कम करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। मोदी गवर्नमेंट कहती है कि जनधन खातों में हमने 500 की 2 किस्तें डाली। ये बताइए कि 60 दिन के लॉकडाउन में क्या ये अमाउंट पर्याप्त है? क्या इससे खाने का जुगाड़ हो सकता है? आप राशन को देख लीजिए किस तरह बांटा जा रहा है। दाल चावल वही ट्रेडिशनल राशन। क्या बच्चा दाल का, एक छोटा बच्चा, बच्चों के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा जो 8 साल 10 साल का है, 7 साल का है, 6 साल का है, क्या वो दाल चावल खाएगा? 60-60 दिन मोनोटॉनिक दाल चावल खाएगा? कैसे खा पाएगा बताइए? क्या उसकी कुछ अलग खाने की इच्छा नहीं होती? किस मनोवैज्ञानिक, किस साइकोलॉजी से वो गुजर रहा होगा? कितना दबाव में है वो? और उसके बाद डाला गया है इतना कम अमाउंट, 500,000 रुपया, और कितनी आबादी में? अधिकतम 7-8 करोड़ की आबादी में डाला है। होना ये चाहिए था दोस्तों कम से कम 60-70 करोड़ लो बैलेंस अकाउंट्स में कम से कम 2-2 हजार के अमाउंट कम से कम 6 महीने तो डाले ही जाने चाहिए। अगर हम बीपीएल का 50 रुपया वाला क्राइटेरिया ले ले तो कम से कम इतना अमाउंट डाला जाना चाहिए। दूसरी बात, ये जो इनइक्वालिटीज अब समाज में बढ़ेगी, ये इनइक्वालिटीज जब समाज में बढ़ेगी तो इसको एक विशेष वर्ग को लाभ भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे देखिए, अब जो इंडस्ट्रीज खड़ी होंगी, इंडस्ट्रीज के लिए कुछ लोन रिबेट दिया है गवर्नमेंट ने। कहा कि नहीं भाई आपकी ईएमआई पे छूट मिलेगी, मेक इन इंडिया पे छूट मिलेगा, आप नए उद्योग लगाएंगे उस पर छूट मिलेगा, टैक्स रिबेट मिलेगा, आपको डिफरेंट टाइप की छूटें मिलेंगी। आप इंडस्ट्रीज लगाइए। इंडस्ट्रीज लगाने वाले जो लोग हैं वो विशेष तबके के लोग हैं, अर्थात वो लोग हैं, ना वो ईडब्ल्यूएस है, ना एससी है, ना एसटी है, ना ओबीसी है, क्योंकि इनकी तो बड़ी आबादी अब गरीब होने जा रही है।
इनकी बड़ी आबादी में असमानता आने जा रही है। समाज में असमानता और गरीबी गहरा होगा, एक विशेष वर्ग लाभ कमाएगा। तो क्या अब ये समय नहीं है रीथिंकिंग अबाउट दैट कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण जैसी चीजों को लागू करना चाहिए? मैं ये प्रश्न भारत सरकार से पूछता हूं, क्या अब बात ये तार्किक नहीं हो सकती? क्या एक विशेष वर्ग सदैव लेबर क्लास में रहेगा? उस विशेष वर्ग का कभी सशक्तिकरण नहीं होगा, क्योंकि कैसे सशक्त होगा मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। आपके जो सरकारी स्कूल हैं, वो सरकारी स्कूल की शिक्षा का क्या असर है, तो विभिन्न रिपोर्ट में आ गया है कि वहां बेसिक बुनियादी सुविधाएं नहीं, अच्छे टीचर की उपलब्धता नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और उसके बाद भी कॉम्पिटेटिव मार्केट की स्किल्स आप सिखाते नहीं है। अभी भी हमारा एजुकेशन ट्रेडिशनल एजुकेशन है, वही इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, वही सब चीजें हम पढ़ते हैं। ना हमें कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, ना हमें इंग्लिश सिखाई जा रही है, ना हमारा कोई कॉमन करिकुलम है, और ये होगा भी तो मान लीजिए कि उसके परचेसिंग करने की कैपेसिटी लोगों की कम है। प्राइवेट एजुकेशन अच्छे हैं, उसमें लोग जा नहीं सकते क्योंकि भाई पैसा नहीं है। अब ये समझिए कि वो लो इनकम ग्रुप का व्यक्ति, वो SC ST OBC जो लो इनकम ग्रुप में था, अर्थात वो गरीब नहीं था, अपने बच्चे को किसी तरह प्राइवेट स्कूल में भेज देता था। क्या वो इसके बाद अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज पाएगा? और अगर हम मान भी ले कि कोरोना से रिकवर होने में 4 साल लगेंगे, 3 से 4 साल, ये विभिन्न रिपोर्ट्स में आ रहा है कि भारत की इकोनॉमी को रिकवर करने में 3 साल तो लगेगा ही लगेगा। तो कम से कम एक एवरेज मान ले तो 2 करिकुलम तो वो लो इनकम ग्रुप वाला बंदा दो बार तो कम से कम 2 साल तो अपने बच्चे को लो या तो नहीं पढ़ाएगा, और या पढ़ाएगा तो सरकारी में शिफ्ट कराएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो कोई रिपीट नहीं देंगे भाई। प्राइवेट सेक्टर को तो जैसे ही स्कूल खुलेगा तो फीस लेंगे। अभी महाराष्ट्र में कैसा है, प्राइवेट सेक्टर तो फीस लगातार ले रहे हैं, फीस की डिमांड भी है। हाईकोर्ट ने भी कहा कि फीस को हम मना नहीं करवा सकते। इस पर पेटिशंस भी हैं विभिन्न न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में पेटिशंस भी हैं। तो जब फीस माफ नहीं होगी, तो अगर मान लेते हैं कि हाईकोर्ट ने जो कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने, कि फीस नहीं माफ हो सकती, अगर हम इसको मान भी ले दोस्तों कि फीस माफ नहीं हो सकती, तो सरकार एक कल्याणकारी दल, द इंडियन गवर्नमेंट इज द वेलफेयर स्टेट, इज नॉट अ ट्रेडर, इज नॉट अ कॉर्पोरेट, is not for the making of the profits only, is committed for the welfare, especially the weaker section, especially the privileged sections. इनके सशक्तिकरण के लिए यह सरकार है, DPSP है, हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में हमारे बच्चों का फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? क्या सरकार का यह दायित्व तो नहीं बनता कि सरकार जिस तरह लोन रिबेट दे रही है, लोन सब्सिडीज दे रही है, जिस तरह एक विशेष वर्ग को, कहना नहीं चाहिए बट मैं कह रहा हूं, एक विशेष वर्ग को, अर्थात वो वर्ग जो उद्योग लगाना चाहता है, जो कोई सूक्ष्म उद्योग, माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, बिग इंडस्ट्री कुछ करना चाहता है, उसी को लाभ मिला। और भारत में अनस्किल्ड पीपल बहुत हैं, उनके लिए क्या, जो गरीबी में ये लोग जा रहे हैं, उनके बच्चों के लिए क्या हमारी सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट एजुकेशन को सब्सिडाइज करे, अकाउंट में पैसे डाले? स्कूलों के अकाउंट में पैसे डालो भैया। या देखिए, तुरंत तो आप सशक्तिकरण कर नहीं सकते, एम्पावरमेंट तो आपका जो स्कूल स्ट्रक्चर है उसको सुधार नहीं सकते। जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर्स में पढ़ रहे हैं, जो लो इनकम ग्रुप के बच्चे, उनके बच्चों को आप सब्सिडाइज करिए। अगर स्कूल नहीं छोड़ सकता, स्कूल चूंकि कॉर्पोरेट है, वो लाभ के लिए है, प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है, वो पैसा आएगा नहीं तो खर्च कैसे करेगा, कैसे क्वालिटी एजुकेशन देगा? मैं उसकी मजबूरियां समझ सकता, बट उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। एक स्केल तय किया जा सकता है कि भाई इतनी ही पेमेंट आप लेंगे, इतने पेमेंट से आपका प्रॉफिट वगैरह भी निकल जाएगा, आपका नुकसान भी नहीं होगा, आपकी कॉस्टिंग निकल जाएगी, प्रॉफिट को मिनिमाइज किया जा सकता है। ये प्राइवेट सेक्टर को किया जा सकता है, उस पर रेगुलेशन या कोई बैंड बना के ये हम कर सकते हैं। सरकार उसको सब्सिडाइज करे ना, जब तक वो सब्सिडाइज नहीं करेगा हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, जैसे आप देखिए कि भारत में किया क्या गया। 1 अप्रैल के आसपास
बात को आप समझिए किस तरह से दिस इज द पॉलिटिकल डिप्लोमेसी कह लीजिए या पॉलिटिकल स्टंट कह लीजिए या इसको कहा जाता है पॉलिटिकली टैक्ट कह लीजिए। किस तरह 1, 2, 3 के आसपास हमारे देश में केसेस बढ़ने लगे, 1, 2 अप्रैल 3 अप्रैल के आसपास लगातार केसेस बढ़ने। तबलीगी जमात पर नाम आया, तबलीगी जमात ने गलत किया, उसने उस चीज को फैलाया, उसको सजा भी मिलनी चाहिए। अभी तक साथ साहब बाहर है, एंजॉय कर रहे हैं, फार्म हाउस में घूम टहल रहे हैं, अभी उनको नहीं पकड़ दिया है क्योंकि अभी उसका सही समय शायद नहीं आया। बट मुख्य बात ये है, वो मुख्य बात नहीं है कि उनको आप पकड़िए, उनको सजा दीजिए, जो करना करिए, उससे मुख्य मुद्दा नहीं है। उसके बाद विभिन्न न्यूज चैनल ने जो बम्बार्डिंग की, हिंदू मुस्लिम की जो बम्बार्डिंग की, जिस तरह से न्यूज को दिखाया गया, जिस तरह से न्यूज को परोसा गया, दिन रात सुबह शाम लगभग 10 दिन, यहां तक कि इतना ज्यादा परोस दिए कि अरब देश हमसे नाराज हो गए, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। सऊदी अरब हमसे नाराज हुआ। आईओसी के जो देश हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो अरब की कंट्रीज हैं जिनसे हमारा बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा है, जो हमारे बहुत अच्छे सपोर्टर थे। इवन भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था और उसके बाद भी जो भारत की स्थिति हुई थी, तो डिप्लोमेटिक रूप से उन देशों ने हमारा सपोर्ट किया था। ट्रेडिशनली वो पाकिस्तान के सपोर्टर रहे हैं, बट हमारी तरफ थे वो। अच्छा हमारा एक ट्रेड रिलेशन चल रहा था उनके साथ। और फाइनली क्या हुआ, उन्हें भी कहना पड़ा कि भारत में एक विशेष वर्ग सुरक्षित नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट भी किया, हिंसा नहीं होनी चाहिए, धर्म के नाम पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा, किसी एक व्यक्ति की गलती को पूरे समुदाय की गलती नहीं माना जाना चाहिए। फिर भी हमारे मीडिया ने 10-12 दिन क्या परोसा, परिणाम क्या आया? हमारे मुसलमान भाइयों के प्रति हमारे हिंदुओं में घृणा का भाव बढ़ता गया। ये घृणा इंटॉलरेंस को ले आती है, ये घृणा इंटॉलरेंस को ले आती है। इंटॉलरेंस बढ़ता है, टकराव बढ़ते हैं, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन एक फिजिक्स का टर्म होता है, फ्रिक्शन। ज्यादा घर्षण होगा, ज्यादा तनाव होगा तो चिंगारी भड़क जाएगी। ये तनाव ठीक नहीं था, बट मीडिया ने किया। हमारा मीडिया एक समय कितना जिम्मेदार था, इसका एक मूल्यांकन होना चाहिए, इसके लिए कमेटी बननी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि क्या हमारा मीडिया सही से काम कर रहा है, हमें क्या दिखा। मतलब मैं ये नहीं कहता कि मीडिया को रेगुलेट करें, इसका तो मैं सख्त विरोधी हूं, क्योंकि स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। परंतु क्या सेल्फ रेगुलेशन जैसी कोई चीज नहीं है? क्या मीडिया सेल्फ रेगुलेटेड नहीं हो सकता? उसका जो बोर्ड है, क्या वो इन चीजों को डिसाइड नहीं कर सकता कि किन चीजों को दिखाया जाए और किस तरह से प्रस्तुतिकरण किया जाए? क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका उसे देख रहा होता है और उसके बाद वो बहुत बड़े तबके के बिहेवियर में चेंज होने लगता है, एक नैरेटिव बनने लगता है, एक विशेष वर्ग के प्रति घृणा का भाव भरा गया और वो बहुत हद तक सफल भी हुआ। इस फ्रिक्शन के तनाव को भविष्य में आप देखेंगे, और ये तनाव छोटे नहीं होते। मैं भी आपको एक उदाहरण से भी इसको जस्टिफाई करना चाहूंगा। बराक ओबामा अमेरिका के इसके पहले डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे। वो सामान्यतः जब से वो राष्ट्रपति पद से हटे हैं, वो पब्लिक लाइफ में कम बोलते हैं, बहुत कम स्पीचेस हैं उनकी, बहुत कम वो मतलब चीजों से इंटरेक्ट होते हैं, बहुत कम बोलते हैं। बट उन्होंने भी हाल फिलहाल में ब्लैक लोगों के साथ एक कॉन्फ्रेंस की और उसमें कुछ बातें रखा। वो डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वायरस को जो टैकल करने की पॉलिसीज है, उसका उन्होंने बहुत अपोज किया। क्या ये राजनीति नहीं है? अगर भारत में कोई तार्किक विरोध करता है, क्या भारत में कोरोना है तो आलोचनात्मक विरोध नहीं होना चाहिए? जब तक विपक्षी दल विरोध नहीं करेंगे, सरकार कैसे जान पाएगी कि कौन सी कमियां हैं, कहां सुधार की जरूरत है? तो विरोध तो एक अवश्यंभावी तत्व है, हमें बोलना ही पड़ेगा। इसका राजनीतिकरण से कोई संबंध नहीं होता, परंतु हमें भी मर्यादित होकर बोलना पड़ेगा, हमें सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमें एक सॉलिडेरिटी दिखानी पड़ेगी, हमें इंटीग्रिटी दिखानी पड़ेगी, जो हम कर भी रहे। क्या सरकार ने सभी लोगों को अनाज उपलब्ध कराया है? बहुत व्यापक स्तर पर एनजीओ लगे हुए हैं, बहुत व्यापक स्तर पर वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, पब्लिक सर्वेंट्स लगे हुए हैं। हम लोग खुद जिससे जो बन पा रहा है वो अपने स्तर पे कर रहा है। लोग सड़कों पर पानी बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, तो क्या ये सॉलिडेरिटी नहीं है?
पर यदि कुछ चीज कमी लगती है और कुछ आलोचना होती है तो उसे सिर्फ राजनीतिकरण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस वीडियो को बनाने के पहले एक घटना हुई। राहुल गांधी कुछ मजदूरों से जाकर मिले। हमारी निर्मला सीतारमण ने कहा ड्रामेबाजी। इस तरह से उन्होंने इंडिकेट किया एक प्रकार का ड्रामेबाजी। मैं मान भी लेता हूं ड्रामेबाजी ही कर रहे थे वो, पर गए, मिले। मिलना एक नेता का अपना फर्ज है, मिल लिया, ठीक है, बातचीतें हो गई, खत्म, अच्छी बात है, दिखाना चाहिए। मजदूरों से मिलना तो कोई गलत है नहीं, उनसे बात करना तो कोई गलत है नहीं, उनके लिए बसें चला देना तो कोई गलत है नहीं। अगर एक पार्टी लगी हुई है तो उसे अपना काम करने दीजिए, सारे लोग अपना अपना काम करें। इसमें राहुल गांधी जी ने कुछ ज्यादा गलत नहीं किया, बहुत ज्यादा इसमें विरोध की कोई बात बनती नहीं। परंतु हमें यह भी समझना चाहिए कि सरकार के जो एफर्ट्स हैं उसकी जो आलोचना हो वो लॉजिकल आलोचना हो, क्रिटिसिज्म लॉजिकल हो, और इस तरह से हो कि समाज में सॉलिडारिटी बढ़े, समाज में डिवीजन ना हो, फ्रिक्शन ना हो, जो मैंने आपको पहले समझाया। ये बहुत भयावह स्थिति बन सकती है। मैं फिर आता हूं बराक ओबामा की उसी कहानी पर जिसको मैंने थोड़ा सा डेविएट किया था। तो वो ब्लैक लोगों के कॉन्फ्रेंस में ये बता रहे थे जॉर्जिया में एक ब्लैक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। व्यक्ति कह दीजिए स्टूडेंट था 25 साल का, उसकी हत्या कर दी गई। वो कैसे हुआ? गार्डन में जॉगिंग करने गया था, गोली मार दी गई उसे। तो बराक ओबामा ने कहा कि तो बहुत आसान है, क्योंकि वहां पर जो कोरोना वायरस से विशेष वर्ग के लोग मरे हैं उसमें विशेषतः ब्लैक लोग हैं, काले लोग हैं। और काले लोग कौन हैं? अमेरिका में गरीब लोग हैं, relatively poor with the white man's. The blacks are relatively poor in compared to white man in the USA. यूएसए में वो व्हाइट मैन के कंपैरेबली वीकर हैं, पुअर हैं, उनकी बहुत डेथ हो रही है। और वहां पर भी व्हाइट और ब्लैक का फ्रिक्शन है, जैसे हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम का फ्रिक्शन है, वहां की सोसाइटी में भी फ्रिक्शन है। उन्होंने कहा जिस तरह अगर कोई जॉगिंग पर निकले, उसके बारे में पूछा जाए तुम कहां से आए हो, क्या है, अगर वो ना बताए तो गोली मार दी जाए, एक सामान्य घटना है। ये इंटॉलरेंस क्या है? उन्होंने कहा ये डेमोक्रेटिक पिलर को हिला देगा। अमेरिका जो विश्व का लोकतंत्र का पुरोधा है, उसकी लोकतंत्र की धरोहर को हिला देगा। यह डिस्क्रिमिनेशन कोई सामान्य डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि अमेरिका इफ इट इज ग्रेट नाउ बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ व्हाइट मैन, इट इज बाय द इंडियंस, by the many blacks man and many diversified society and multicultural society, by that they are the superpower. भारत भी एक सुपर पावर बनेगा तो सभी नागरिकों से मिलकर बनेगा, सभी लोगों को एफर्ट्स में लाना पड़ेगा, सभी लोगों को सशक्त करना पड़ेगा, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। डाइवर्सिटी ही इंडिया की ब्यूटी है, उसको एग्जिस्ट कराना पड़ेगा। अब जैसे एक खबर आ रही है कि लगातार अब गवर्नमेंट के पास है नहीं, अब गवर्नमेंट सेक्टर की रिक्रूटमेंट तो पिछले कई वर्षों से 5-6 वर्षों से हम लोग भी मतलब उसमें थे, हम लोग भी मतलब प्रिपरेशंस वगैरह करते थे, तो हम लोगों ने देखा कि लगातार वो वैकेंसीज कम हो रही हैं। इसका मतलब है कि एससी एसटी ओबीसी का एक बड़ा तबका जो अभी कॉर्पोरेट में शिफ्ट नहीं हो पाया था, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, वो अपने बच्चों को या उनके बच्चे भी ज्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते थे। सिक्योरिटी था और एक अपलिफ्टमेंट का चांस भी था, सोशल रिकॉग्निशन का भी चांस था। उससे वो वंचित हो रहे हैं क्योंकि लगातार वहां पर वैकेंसीज आ नहीं रही है, वहां रिक्रूटमेंट कम हो रही है और कहा जा रहा है कि हमारे पास फंड नहीं है। तो ये बताइए कि अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप कैसे गवर्नमेंट चलाओगे, कैसे वेलफेयर स्कीम चलाओगे, कैसे इंप्लीमेंटेशन करोगे, कैसे पुअर सेक्शन वीकर सेक्शन का एम्पावरमेंट करोगे, जब आपके पास एसडीएम ही नहीं होंगे, आपके पास वीडियो ही नहीं होंगे, आपके पास छोटे स्तर के अधिकारी ही नहीं होंगे, तो क्या रोबोट से काम कराओगे? रोबोटिक्स आने में भी टाइम है भारत में, भारत अभी उतना भी आगे नहीं बढ़ा है। मशीनें कितना काम करेंगी, एक व्यक्ति कितना काम करेगा? क्या वो व्यक्ति एक स्ट्रेस में नहीं जाएगा? क्या वो व्यक्ति वो दबाव में नहीं जाएगा? इस पर भी एक बार रीथिंकिंग करने की जरूरत है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियों को कितना काटें, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियां मात्र आय के साधन नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन का एक बहुत बड़ा स्थान है, जहां पर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लोग अपने आप को पहुंचाकर अपना सशक्तिकरण करना चाहते हैं, समाज में रिकॉग्नाइजेशन करना चाहते हैं। इसीलिए मैं बार बार फिर कह रहा हूं, अगर प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है तो क्या एक व्यापक स्तर पर डिबेट नहीं होनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लागू किया जाए?
क्या स्कूलों को सब्सिडाइज करने की जरूरत नहीं है? क्या पीडीएस में जो दाल चावल दिया जाता है उसके साथ कुछ फ्रूट्स, दूध या दूध पर कुछ सब्सिडी नहीं दी जा सकती? दोस्तों ये समझिए, आप ये बताइए कि जैसे इकोनॉमिक सर्वे में लिखा था द हेल्दी मदर कैन प्रोड्यूस हेल्दी बेबी। मदर कैसे हेल्दी रहेगी? उसे तो न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा। बेबी के हेल्दी होने के लिए मिल्क चाहिए। फीडिंग मिल्क के बाद की बात कर रहा हूं मैं, 1 साल 1.5 साल के बाद जब वो बाहर की चीजें खाने पीने लगता है तो उसे मिल्क चाहिए। मिल्क का इंटेक उसे ज्यादा चाहिए। मिल्क कितना महंगा है? आप लोग, एक एवरेज कॉस्ट है मिल्क की 25 रुपया लीटर, और बीपीएल के लिए 50 रुपया क्राइटेरिया है। अगर उस परिवार ने अपने बच्चे को 1 लीटर दूध दिया, 1 लीटर दूध पीता है 1.5 साल का बच्चा, 1.5 से 2 साल का बच्चा 1 लीटर दूध पीता है, अगर उसे दे दिया तो बचे 25 रुपए, तो खाएंगे। तो क्या सरकार को अपनी पीडीएस की जो सब्सिडीज वगैरह आती है, वो जो अनाज दिया जाता है, उसको डाइवर्सिफाइड करने की जरूरत नहीं है? या कुछ ऐसा मॉडल लाने की जरूरत नहीं है कि खाते में एक सर्टेन अमाउंट जाए? जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम की इकोनॉमिक सर्वे में बात हुई थी 2019 के चुनाव के पहले, उसके बाद उस पर कभी बात नहीं हुई। क्या उस पर रीथिंकिंग करने की जरूरत नहीं है? फिर से उस पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या मिल्क को सब्सिडाइज नहीं किया जा सकता? 25 रुपए को मिल्क को 15 रुपए में दीजिए, 10 रुपए का कुछ मार्जिन सरकार दे। याद रखिए, गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए बनी है। गवर्नमेंट नागरिकों से बनती है। नागरिक सशक्त नहीं होंगे तो देश सशक्त नहीं होगा। तो वीकर सेक्शन को इंपावर करने की जरूरत है, क्योंकि वही बड़ा तबका है जो राष्ट्र का निर्माण करेगा, और वही लेबर के रूप में, वही प्रोफेशनल के रूप में, वही स्किल अर्जित करके उद्योगों में काम करेगा। उद्योग में रोबोट नहीं काम करेंगे। अभी उद्योगपति किससे काम लेगा? कैसे काम लेगा? कैसे प्रोडक्शन करेगा? प्रोडक्शन कर भी लिया तो बेचेगा किसको? खरीदेगा कौन, जब इनकम ही नहीं जनरेट होगी? तो दोस्तों, हमें इस बात को समझने की जरूरत है। फिर से मैं कहता हूं कि एक बार पीडीएस राशन में जो राशन दिए जाते हैं उनके बारे में फिर से मोदी गवर्नमेंट सोचे। क्या उसमें कुछ फ्रूट्स नहीं दिए जा सकते? मिल्क नहीं दिया जा सकता? या डाइवर्सिफाइड क्या बोलते हैं, कोरल क्रेल्स या कुछ अनाज वगैरह नहीं दिया जा सकता? वही दाल चावल मोनोटॉनिक, क्या बच्चा खाएगा? बच्चों के लिए तो अलग से एक पॉलिसी बननी चाहिए। इस कोरोना वायरस के टाइम एक अलग से डिपार्टमेंट बनना चाहिए। इस समय एक अलग से मंत्रालय बनना चाहिए, कोरोना मंत्रालय, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कोरोना। और उसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करना चाहिए। एक अच्छे स्तर का अधिकारी रखना चाहिए जो वेलफेयर पे काम करे, जो एम्पावरमेंट पे काम करे, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पर काम करे, जो वीकर सेक्शन को पॉवर्टी लाइन से जाने से बचाए। और ये उसका मुख्य काम होना चाहिए कोरोना मंत्रालय का। और बाकी काम तो वित्त मंत्रालय कर ही रहा है कि कैसे उद्योग लगेंगे, कैसे सशक्तिकरण, कैसे उद्योग लगेगा, कैसे उद्योगों में प्रोडक्शन होगा। बट प्रोडक्शन होने के बाद बेचने के लिए एक कोरोना मंत्रालय का गठन होना चाहिए, एक अलग से विभाग बनना चाहिए। ये छोटा मोटा क्राइसिस नहीं है। इस क्राइसिस के इंपैक्ट आने वाले 3 से 4-5 सालों तक रहेंगे। गरीबी में भारत को जाने से बचाना होगा। जितना भारत गरीबी में जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, टकराव बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, हमें मुख्य मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी कुछ दिनों से फिर से पीओके चलाया जा रहा है टीवी पे। पीओके का विलय होना चाहिए। पीओके का क्या होना चाहिए? ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, बिल्कुल विलय होना चाहिए। अगर विलय हो सकता है तो होना चाहिए, क्योंकि हमारा ही विभाग है, हमारा ही अभिन्न अंग है, इसमें कोई डाउट नहीं। परंतु उसे दिन भर मीडिया में अभी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अभी लोगों के सरोकार से जुड़े बहुत से मुद्दे हैं, उस पर तो हमारी खुफिया एजेंसी काम कर रही है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े लोग उस पर लगे हुए हैं। सिक्योरिटी में मोदी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग भी है। वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उस पर वो काम करते रहे। मीडिया को फिलहाल अपना फोकस वेलफेयर पे करना चाहिए। लॉजिकल क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट की लॉजिकल क्रिटिसिज्म करना चाहिए। उसके समर्थन में कुछ चीजें दिखाने के साथ साथ क्रिटिसिज्म के भी अभिन्न अंग को शामिल करना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट अपनी आलोचनाओं को सुन सके, उसमें सुधार कर सके।
चाणक्य कहता है, एंसेंट इंडिया के बहुत बड़े थिंकर थे, चाणक्य कहता है द ग्रेट पावर कैन मेक बाय द ग्रेट इकोनॉमी एंड द ग्रेट इकोनॉमी कैन मेक बाय देयर पीपल्स। दूसरी बात भी चाणक्य कहता है, राजा को सदैव ऐसे लोगों से घिरा होना चाहिए जो उसकी आलोचनाएं करते हैं, क्योंकि तभी राजा सुधार कर पाएगा, तभी वो सशक्तिकरण कर पाएगा। और इसी वीडियो को मैं महात्मा बुद्ध की एक कोटेशन के साथ समाप्त करना चाहूंगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तब तक व्यक्ति को निर्वाण नहीं प्राप्त हो सकता जब तक व्यक्ति अपनी लालचों को समाप्त नहीं करेगा। ये मैं अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के भाई बंधुओं के लिए कहना चाहता हूं कि उन्हें अपना एक न्यायिक उदार चेहरा भी बाहर रखना चाहिए। अपने वो लाभ को जरूर कमाएं, पर इस आर्थिक संकट में वो दो बातों का ध्यान दें कि वो लाभ के मैक्सिमाइजेशन को कम करें और अपने गरीब तबके में बांटे। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो हमारे गांधी जी भी समर्थन करते थे, इसकी भी बहुत जरूरत है। दोस्तों, मैं बहुत जल्द आपके साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता रहूंगा, मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद। मैं प्रदीप कुमार आपको पुनः धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, आपने इतने पेशेंस के साथ हमारा वीडियो सुना। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।